मैच रही है। पीपीएल हैज नेचुरली अंडर परफॉर्म दिस सेक्टर एटलीस्ट। अच्छा। तो यहाँ से अब ये क्योंकि एक इतना बड़ी आपकी डाइवर्सिटी आ रही है बिटवीन टू हाफ्स, आपका बिजनेस मॉडल वही है, एक्सपेंस स्ट्रक्चर वही है, एंड टॉप लाइन विच इज ड्रिवन बाय वेल हेड गैस प्राइसेस, वो एक स्टैंड लोन बेसिस पे 25 to 30% जंप आ रहा है। सही। एज अ रिजल्ट जो फर्स्ट हाफ की हमने ईपीएस देखी 9.8 रुपीज फॉर द कंपनी, नेक्स्ट हाफ के हम ईपीएस एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14 रुपीज। अच्छा। तो जो 40% का जंप होगा हाफ ऑन हाफ की क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हाफ ऑन हाफ की बेसिस पे, उसकी वजह से ईपीएस इट विल टेक ईपीएस टू 24 रुपीज, और ओवरऑल जो इसकी स्टॉक प्राइस है विच इज करंटली अबाउट 190-195 रुपीज के बीच में ट्रेड कर रही है, दैट विल इजीली पुश इट टू आवर फेयर वैल्यू अबाउट 230। एक ट्रिगर होगा स्टॉक प्राइसेस के लिए भी बहुत जरूरी है। ये ट्रिगर आएगा, ये अनाउंसमेंट आएगी फरवरी में। अच्छा। लेकिन ये इंप्लीमेंट हो जाती है फ्रॉम 1 जनवरी 2010। अच्छा। तो अगर हम फरवरी का वेट करेंगे इन्वेस्टर्स टू गेट इनटू द स्टॉक, टू गेट इनटू लॉन्ग पोजीशंस, दैट माइट बी अ लिटिल टू लेट। तो इसलिए हम यहाँ पे पीपीएल को बहुत एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं कि इसका हाफ ऑन हाफ जो ग्रोथ है, इसका एग्रेसिव एक्सप्लोरेशन पोटेंशियल एज वेल एज production enhancement from Tull Block, which is to a large extent mitigating the declines from Sui Field. So these 3 points actually validate our high conviction stance on the stock. ठीक है, यानी अब अगले हाफ के अंदर हम जब दाखिल हो रहे हैं, आप कह रहे हैं जनवरी के अंदर ये इंप्लीमेंट हो चुकी है, यानी 1 जनवरी से। ये अनाउंस अभी नहीं हुई है। हाँ। तो इसलिए अभी वो रेवेन्यूज बुक नहीं हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी में अनाउंस हो जाएंगी तो ये एप्लीकेबल 1 जनवरी से ही होगी। थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल ईयर में ये अर्निंग्स में ट्रांसलेट हो चुकी होंगी। बिल्कुल हो चुकी होंगी, और थर्ड क्वार्टर की जो ईपीएस है, यू कैन इजीली एक्सपेक्ट इट टू बी एट 7 रुपीज कंपेयर टू 4.8 रुपीज फॉर दिस। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वार्टर पे मैं अगर पूछूं, सेकंड क्वार्टर में वी वर एक्सपेक्टिंग, आप एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो है स्टार परफॉर्मर होगी सेकंड क्वार्टर में इन टर्म्स ऑफ ट्रिगर्स, इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट स्टार परफॉर्मर है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन सेकंड क्वार्टर नहीं, उनका भी टर्न अराउंड थर्ड क्वार्टर में आएगा। अच्छा। क्योंकि तल ब्लॉक से भी जो प्रोडक्शन एनहांसमेंट हुई है, मोस्ट ऑफ दैट प्रोडक्शन एनहांसमेंट हैज कम इन दिसंबर, द मंथ ऑफ दिसंबर। अच्छा। तो ओवरऑल पूरे क्वार्टर का उसमें इंपैक्ट नहीं आ रहा। तो इस क्वार्टर की हम जो ईपीएस एक्सपेक्ट कर रहे हैं अबाउट 6-6.5 रुपीज, वो एक्चुअली जो थर्ड क्वार्टर है वहां पे वो आपको सिग्निफिकेंट जंप नजर आएगा, वहां पे वो 7.58 रुपीज तक जा सकती है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने पीपीएल के हवाले से बताया कि आप हमें भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑयल का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा पीपीएल के अंदर आइंदा आने वाले दिनों में, जैसी फील्ड्स ऑनलाइन आने वाली हैं? देखिए, फर्स्ट हाफ में तो ऑयल का कंट्रीब्यूशन ऑन द हाई साइड था। अच्छा। क्योंकि अगर प्रोडक्शन लेवल्स ऑयल और गैस के सेम रहे, लेकिन आपने गैस के वेलहेड की जो रेवेन्यूज हैं वो आपने कम कर दिए, तो नेचुरली रेवेन्यूज में ऑयल का कंपोनेंट बढ़ जाता है। अच्छा। लेकिन सेकंड हाफ में वंस अगेन गैस विल बी द डोमिनेंट प्लेयर, और क्योंकि सेम प्रोडक्शन लेवल्स पे अगर आपकी सुई की, मियानो की, सावन की और कानकोट की अगर वेलहेड गैस प्राइसेस 25-30% से बढ़ जाती हैं, तो आपका जो ओवरऑल रेवेन्यू का जो प्रोफाइल है पीपीएल का, उसमें गैस रेवेन्यूज विल बी अकाउंटिंग फॉर अबाउट 85%। अच्छा, डिविडेंड जो आए, डिविडेंड अनाउंस किया, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक था? बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक था। वी वर एक्सपेक्टिंग 4 रुपी डिविडेंड व्हिच वाज रिलीज इन आवर रिपोर्ट, और 4 रुपीज ही आया, तो वो तो बिल्कुल उसके इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। ठीक है। और कहा जा रहा था कुछ ब्रोकरेज हाउस की जानब से कि अदर इनकम में भी डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, कैश बैलेंसेस कम हो चुके हैं शायद पीपीएल के, ऐसा हुआ वाकई में? बिल्कुल ऐसा हुआ, अदर इनकम ऑन द लोअर साइड आई, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन थी उसी के हिसाब से आई। तो जब कंपनी का रिजल्ट चाहे वो कम भी आए, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है तो दैट इज नॉट अ नेगेटिव, बिकॉज दैट एसेंशियली शोज कि वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में बिल्ट इन हो चुका है। सर्कुलर डेट इशू अपनी जगह पे खड़ा है, तो उसकी वजह से अदर इनकम हैड टू बी ऑन द लोअर साइड। पीपीएल भी हर्ट हुआ है अदर इस इशू से? सर्कुलर डेट, सर्कुलर डेट इशू इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पावर के लिए सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, फॉलोड बाय रिफाइनरीज। ईएनपीज के लिए भी इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, लेकिन एट दिस पॉइंट टाइम या अंटिल दिस पॉइंट अभी तक उनको डेट पे नहीं जाना पड़ा है। अच्छा। फर्क ये पड़ा है कि जो कैश रिजर्व है, फॉर इंस्टेंस अगर ओजीडीसी की बात करें, तो जो एक पॉइंट पे 6 अरब और 7 अरब रुपए के खड़े होते थे, अब देव डिक्लाइन टू 1 to 2 बिलियन रुपीज। अच्छा। तो वहां पे तो इम्पैक्ट आया कि अदर इनकम कम हो जाएगी, डिविडेंड पे आउट्स कम हो जाएंगे, लेकिन इम्पैक्ट अभी तक ऐसा नहीं आया कि फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ने लगे, क्योंकि अभी तक उन्हें डेट पे नहीं जाना पड़ा। अच्छा। तो यानी डिविडेंड्स पे तो इम्पैक्ट आ रहा है? डिविडेंड्स पे इम्पैक्ट आ रहा है। ओजीडीसी के इस साल के डिविडेंड भी एक्सपेक्टिंग 8 रुपीज मैक्सिमम, क्योंकि उनका कैश फ्लोज नीचे आ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इन पे तीनों इन कंपनीज में ओजीडीसीएल के हवाले से जो कंट्रोवर्शियल जो न्यूज आती हैं, आइटम्स आते हैं, वो र्यूमर्स हैं या फैक्ट्स हैं, ये भी आपसे पूछना चाहूंगा। दूसरा चीज पूछना चाहूंगा कि एज एन इन्वेस्टर रिस्क परसेप्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? अब ईएनपी सेक्टर के अंदर हम देखते हैं, और फिर ओजीडीसीएल मेन स्ट्रीट समझा जाता है, ब्लू स्ट्रीट में इसको समझा जाता है, ऐसी खबरें आना ब्लू चिप्स के अंदर, और क्या इंपैक्ट होता है, सेंटिमेंट्स पे क्या इंपैक्ट है इसका आपने कहा? देखिए, ओजीडीसी की अगर हम पहले इन्वेस्टमेंट व्यू डिस्कस कर लें, हमारा क्या है, वी हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ अबाउट 132 रुपीज फॉर द स्टॉक। करंटली इट्स ट्रेडिंग एट अबाउट 116-117 रुपीज, तो वहां से कोई 10-12% की अपसाइड नजर आती है। अच्छा। लेकिन येट वी नॉट एग्रेसिवली पुशिंग द स्टॉक, क्योंकि इसमें इस साल अर्निंग डिक्लाइन भी है,
प्रोडक्शन डिक्लाइन भी है, डिविडेंड डिक्लाइन भी है। सही। नेक्स्ट ईयर अगर हम जाएं तो तब भी वो अर्निंग इतनी ज्यादा तेजी से रिवाइव नहीं होंगी, क्योंकि प्रोडक्शन जो उनकी ग्रोथ आनी थी, जो इतने पिछले 5 सालों में जो डिस्कवरीज आई हैं, वो जब तक लिटिगेशन कंसर्न्स रहेंगे तब तक वो ऑनलाइन नहीं आ सकती। सही। तो इस वजह से इवन दो देयर इज सम 10 to 12% अपसाइड, हम इसको पीपीएल या पीयूएल के मुकाबले में हम इसको पुश नहीं कर रहे। अच्छा, फर्स्ट हाफ अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो ओजीडीसीएल के लिए क्या ट्रिगर होगा? ये लिटिगेशन प्रोसेस है जो कोर्ट में चल रहे हैं, इधर से कोई डेवलपमेंट आए, ये ट्रिगर साबित हो सकेगा? देखिए, ओजीडीसीएल की जो अभी आप न्यूज फ्लो की बात कर रहे हैं, जो न्यूज़पेपर्स में आ रही है और ओवरऑल रिपोर्ट्स में हम लोग मेंशन कर रहे हैं, वो दो चीजों के बारे में। एक तो उनका लिटिगेशन जो चल रही है ऑन द डिस्कवर्ड फील्ड्स। अच्छा। जो उनके जो प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में है उसके ऊपर है, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन नहीं आ पा रहे। अच्छा। और दूसरा कादरपुर की वजह से वो न्यूज फ्लो में है। अच्छा। तो लिटिगेशन फैक्टर्स जो उनके चल रहे हैं, जो उनके केपीटी प्रोजेक्ट था, सिंझोरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था एंड सो ऑन, जो पिछले 3-4 सालों में जितनी भी डिस्कवरीज आई, उन्होंने 2 सेपरेट प्रोजेक्ट्स में उनको क्लब करके उसमें वहां पे वो रिग्स इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे, वहां से प्रोडक्शन ऑनलाइन लाना चाह रहे थे। सही। लेकिन वहां पे एक इंटरनेशनल ईएनपी कंपनी ने उन पे स्टे ऑर्डर ले लिया है। अच्छा, इसमें एक्सपेक्टेशंस ये है कि ओजीडीसी जो है ये लाहौर, ये अगर आपका हाई कोर्ट में जो भी डिसीजन आए, वेदर इट्स इन फेवर ऑफ ओजीडीसी और इन द फेवर ऑफ दैट इंटरनेशनल कंपनी, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन जाएगा। अच्छा। मोस्ट लाइकली द डिसीजन आउट ऑफ हाई कोर्ट इज लाइकली टू बी इन फेवर ऑफ ओजीडीसी। अच्छा। लेकिन वहां से तब भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से और 6 महीने, साल, 1.5 साल का डिले आ सकता है। अच्छा, जब ये इवेंचुअली ये रिजॉल्व होगा भी इशू, उसके बाद फिर वहां पे रिग्स लगना शुरू होंगी, कंप्रेशन फैसिलिटीज लगना शुरू होंगी, तो वहां से भी अनदर 12 to 18 मंथ्स लगेंगे इस प्रोडक्शन को ऑनलाइन आने में। अच्छा। तो द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स हम यहाँ पे प्रोडक्शन ग्रोथ ओजीडीसी में नहीं देख रहे हैं। यानी एक अहम ट्रिगर होता है प्रोडक्शन ट्रिगर नहीं, बल्कि ओवरऑल अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, तो उसको प्रोडक्शन ग्रोथ ड्राइव करती है। अच्छा, दूसरा जो इनका इशू है वो कादरपुर का, जिसकी वजह से वो है कादरपुर की जो प्रोडक्शन थी अबाउट 550 to 600 MMCFD थी, वो नेचुरल डिक्लाइंस उसमें आ रहे थे। ऑब्वियसली इट इज अ लार्ज फील्ड, काफी सालों से ऑपरेशनल है, तो वहां पे ओजीडीसी हैड टू इंस्टॉल सम कंप्रेसर्स और कंप्रेशन फैसिलिटीज लानी थी, जो 2009 में एक्सपेक्टेशंस थी कि वो आ जाएंगी। सही। अनफॉर्चुनेटली अप टिल जनवरी 2009 वहां पे वंस अगेन स्टे ऑर्डर था। जनवरी 2009 तक ओजीडीसी वाजंट अलाउड टू सेट अप दोस कंप्रेशन फैसिलिटीज एट दोस फील्ड्स। अच्छा। तो अभी जब न्यूज़पेपर्स में ओजीडीसी को जो ब्लेम किया जाता है, वो बिल्कुल गलत किया जाता है। अच्छा। क्योंकि जनवरी 2009 तक तो ओजीडीसी को कोर्ट्स की तरफ से परमिशन नहीं थी। अहमद, आप काफी अहम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स की काफी जो है इससे कंसर्न होगी, क्योंकि ऐसी काफी खबरें आ रही हैं। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ओजीडीसीएल के हवाले से जो न्यूज फ्लो आ रहा है, कितने हद तक फैक्ट्स हैं, कितने हद तक र्यूमर्स हैं, ओजीडीसीएल पर इन्वेस्टमेंट स्टैंस क्या होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरे अहम रिजल्ट जो इस हफ्ते में आने वाले हैं, जो रिजल्ट सीजन पूरा ऑन है तमाम सेक्टर्स का, इस पर भी चीदा गुफ्तगू करेंगे, किस तरह के रिजल्ट हम देख रहे हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद सेक्टर एनालिसिस में स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। गुफ्तगू कर रहे हैं ईएनपी सेक्टर पर, रिजल्ट सीजन पर हमारी गुफ्तगू हो रही है। हमद असलम, हेड ऑफ रिसर्च बीएमए कैपिटल में इस शो में मौजूद हैं। ओजीडीसीएल पर हमारी बात हो रही थी, रिस्क परसेप्शन, इन्वेस्टर से कंसर्न, फैक्ट्स या र्यूमर्स। देखिए, इसकी जो प्रोडक्शन या फिर इसकी जो एक्सप्लोरेशन जो ब्लॉक्स हैं सिंझोरो के और केपीडी के, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। कादरपुर के ऊपर अगर आ जाएं तो वहां पे जो प्लेटो मेंटेन करने के लिए ओजीडीसी वाज सपोज्ड टू इंस्टॉल कंप्रेशन फैसिलिटीज। सही। लेकिन एज आई मेंशन अर्लियर कि जनवरी 2009 तक स्टे ऑर्डर था, जिसकी वजह से वो जनवरी 2009 तक वो काम ही नहीं कर सके। अच्छा। उसके बाद उन्होंने काम स्टार्ट